सुप्रभात विद्यार्थियों। आज से नया साल 2021 प्रारंभ हो रहा है। सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, परिजनों का स्वास्थ्य, आपके परिजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति करते रहे, यही मेरी ओर से आपको नववर्ष पर शुभकामनाएं हैं। आज का हमारा वीडियो BA पाठ प्रथम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र मौर्य साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था के संबंध में 2 वीडियो मैंने तैयार किए हैं। उनमें से ये पहला वीडियो है कि मौर्य साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी वो मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन एवं व्यापार पर आधारित थी। इन तीनों को ही कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सम्मिलित रूप से वार्ता कहा गया है। आर्थिक व्यवस्था में सबसे पहले कृषि पर नज़र डालते हैं। अर्थव्यवस्था का सबसे मुख्य आधार कृषि था। कौटिल्य ने कृषि को सबसे अच्छा उद्योग कहा है। उसके अनुसार अदेव मात्रक जो भूमि है वो सबसे अच्छी भूमि होती है। वो ऐसी भूमि होती है जिसमें बिना वर्षा के भी खेती हो सकती है। खेती के लिए लोहे के औजारों का प्रयोग करने का हमें उल्लेख मिलता है, जिसमें फसलों को काटने, उनकी निराई गुड़ाई करने इत्यादि में लोहे के औजार प्रयुक्त किए जाते थे। गेहूँ, जौ, चना, ईख प्रमुख फसलें हुआ करती थी। कौटिल्य ने चावल की फसल को सबसे अच्छा और ईख की फसल को सबसे खराब फसल बताया है। वह साल में 3 फसलें उगाने का उल्लेख करता है, जबकि मेगस्थनीज कहता है कि मौर्य काल में साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। राज्य की ओर से खेती के लिए सिंचाई की व्यवस्था भी थी। हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील का जो उल्लेख मिलता है, उसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के काल में उसके सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, जिससे खेतों में सिंचाई होती थी। सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था। इस प्रकार कृषि पर राज्य पूरा ध्यान देता था और कृषि से ही राज्य को बड़ी मात्रा में कर भी उपलब्ध होता था। यह सुदर्शन झील सौराष्ट्र प्रांत में वर्तमान गुजरात राज्य में, जिसे गिरनार भी कहते हैं, वहाँ स्थित है। और इसका उल्लेख रुद्रदामन के जूनागढ़ या गिरनार 2 नाम हैं इसके, उससे हमें प्राप्त होता है, जिसका मानचित्र के माध्यम से मैंने इस स्लाइड में सुदर्शन झील को बताने का प्रयास किया कि सुदर्शन झील भौगोलिक रूप से कहाँ स्थित थी। पशुपालन आर्थिक व्यवस्था का दूसरा मुख्य आधार था। गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंस, गधे, ऊंट, सूअर, कुत्ते आदि पशु पाले जाते थे। राज्य की ओर से पशुओं के चारागाह की व्यवस्था की जाती थी। विविताध्यक्ष नामक जो कर्मचारी था वो चारागाह भूमि का प्रमुख हुआ करता था। चारागाह भूमि पर लोग अतिक्रमण नहीं कर लें और उसकी उचित व्यवस्था हो, ये सारा कार्य विविताध्यक्ष देखता था। राज्य की ओर से पशुओं की चिकित्सा के प्रबंध भी निःशुल्क रूप से किए जाते थे। आर्थिक व्यवस्था का तीसरा मुख्य आधार व्यापार था। मौर्य काल में आंतरिक और बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था। सीरिया, मिस्र तथा अन्य पश्चिमी देशों से व्यापार होता था। पश्चिमी भारत में भृगुकुक्ष
जिसे वर्तमान में बड़ौच और पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति, जहाँ भी कलकत्ता बंदरगाह स्थित है, मौर्य काल के प्रमुख बंदरगाह थे। इसके अलावा सिंध में बारबेकी नामक बंदरगाह था। सोपारा भी पश्चिमी तट पर मौर्य काल का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। एरियन लिखता है कि भारतीय व्यापारी श्वेत चमड़े के जूते पहनते थे और मुक्ता बेचने के लिए यूनान के बाजारों में जाते थे, जिससे अपने आप में ही विदेशी व्यापार का प्रमाण हमें मिल जाता है। व्यापारिक जहाज़ों का निर्माण प्रमुख उद्योग था। यह राजकीय नियंत्रण में था और नवाध्यक्ष नामक अधिकारी जो है वो जहाजरानी विभाग का प्रमुख हुआ करता था। सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष था। आंतरिक व्यापार के लिए देश के अंदर अनेक व्यापारिक मार्ग थे। एक मार्ग पूर्व में ताम्रलिप्ति से पश्चिमोत्तर में पुष्कलावती तक जाता था। इस मार्ग का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। मेगस्थनीज ने इस मार्ग की लंबाई लगभग 1300 मील बताई है। इसी मार्ग पर बाद में शेरशाह ने सड़क आजम बनवाई, जिसे गवर्नर ऑकलैंड के समय ग्रांड ट्रक रोड के नाम से उसका पुनर्निर्माण किया गया। दूसरा मार्ग पश्चिम में पाटल से पूर्व में कौशाम्बी के पास उत्तरापथ में मिलता था। तीसरा मार्ग दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक जाता था। चौथा मार्ग भृगुगत से मथुरा को आपस में जोड़ता था। व्यापार के ऊपर राज्य का नियंत्रण था। पण्याध्यक्ष बिक्री की वस्तुओं का निरीक्षण करने वाला अधिकारी था। संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों की देखभाल करता था और उन मार्गों का प्रमुख था। पत्तनाध्यक्ष बंदरगाहों की देखभाल करने वाला मौर्यकालीन अधिकारी था। इन व्यापारिक मार्गों और पृथक पृथक कार्य के लिए अधिकारियों की नियुक्ति से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि राज्य उस काल में व्यापार के लिए काफ़ी सजग था, क्योंकि व्यापार से उसे काफ़ी बड़ी मात्रा में आय भी राज्य को प्राप्त होती थी। मौर्यकालीन प्रमुख उद्योग धंधों पर हम दृष्टिपात करें तो हम देखते हैं कि वस्त्र उद्योग इस काल का महत्वपूर्ण उद्योग था। मदुरा, ऐपरांत, कलिंग, काशी, बंग, वत्स तथा महिष सूती वस्त्र उद्योग के इस काल में प्रमुख केंद्र थे। कौटिल्य चीन के रेशमी वस्त्र को चीन पट की संज्ञा देता है। बंग का मलमल, नेपाल के कंबल भी प्रसिद्ध थे। चर्म उद्योग उन्नति पर था, जैसा कि एरियन भारतीयों द्वारा श्वेत चमड़े के जूते पहने जाने का उल्लेख करता है। बढ़ईगिरी एवं धातु उद्योग भी उन्नति पर था। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, शीशा, टिन, पीतल, कांसा आदि धातुओं से विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र, बर्तन, आभूषण तथा औजार बनाए जाते थे। पत्थर तराशने का उद्योग भी इस काल में अच्छी अवस्था में था। कर्मांतिक नामक अधिकारी पूरे देश के उद्योग धंधों का प्रमुख था, जैसे आजकल उद्योग सचिव होता है। अर्थशास्त्र में समुद्री तथा भूमि के दोनों ही प्रकार की खानों का हमें उल्लेख मिलता है। आकाराध्यक्ष नामक पदाधिकारी खान विभाग का प्रमुख था। खान विभाग राज्य के नियंत्रण में होता था।
हाथी दांत से भी सुंदर एवं आकर्षक उपकरण इस काल में तैयार किए जाते थे। व्यापार वाणिज्य में राज्य स्वयं भी हिस्सा लेता था तथा स्वतंत्र रूप से निर्यात भी करता था। कुछ चीज़ों पर राज्य का एकाधिकार था, जैसे जंगल, खान, शराब, जहाजरानी, हथियार, नमक उद्योग इत्यादि। एरियन लिखता है कि अधिकतर शिल्पकार एवं दस्तकार राज्य को कर देते थे, लेकिन शस्त्र एवं जहाज बनाने वालों को राज्य अपनी ओर से वेतन भी देता था। व्यापार का सर्वोच्च अधिकारी पण्याध्यक्ष था। नवाध्यक्ष के कार्यालय में व्यापारियों एवं जहाज़ों का बीमा होता था। देशज वस्तुओं पर 4% एवं आयातित वस्तुओं पर 10% बिक्री कर लिया जाता था। मैगस्नीज लिखता है कि बिक्री कर न देने वाले व्यक्ति को कठोर दंड दिया जाता था। राज्य द्वारा निर्धारित मुनाफे से अधिक मुनाफा लेना भी दंडनीय अपराध था। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि राज्य की पूरी मौर्य काल की जो पूरी अर्थव्यवस्था थी उस पर राज्य का कठोर नियंत्रण था। ब्याज दर राज्य द्वारा 15% निर्धारित थी। इस प्रकार मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था के इस प्रथम वीडियो में हमने कृषि, पशुपालन, व्यापार एवं उद्योग धंधे के विषय में जानकारी प्राप्त की है। कृषि का अध्ययन करते समय जिन चीज़ों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है वो है, एक तो अदेय मात्रक भूमि जो कंपटीशन एग्जाम और विश्वविद्यालय एग्जाम में छोटे प्रश्न के रूप में पूछी जा सकती है। तो ऐसी भूमि जिस पर बिना सिंचाई के खेती होती हो उसे अदेय मात्रक भूमि कहा जाता है। और मौर्य काल में सिंचाई के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जूनागढ़ या गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण उसके राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा करवाया गया था, जिसका उल्लेख हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ये दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी हैं। पशुपालन को देखते समय हमें एक तो ब्रजभूमिक नामक अधिकारी का नाम ध्यान रखना है। ब्रजभूमि पशुओं की देखभाल करने वाला अधिकारी था। दूसरा, विविताध्यक्ष नामक अधिकारी मौर्य काल में चारागाह का प्रमुख था। ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान में रखनी हैं। व्यापार, मौर्यकालीन व्यापार अच्छी दशा में था। बढ़ौच और ताम्रलिप्ति या भृगुकुच और ताम्रलिप्ति इस काल के प्रमुख बंदरगाह थे। भृगुकुच पश्चिमी तट पर था, जिसे यूनानियों ने बेरीगाजा कहा है, और पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति या तामलुक नामक बंदरगाह था। नवाध्यक्ष जहाजानी विभाग का प्रमुख था। सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई विभाग का प्रमुख था। पण्याध्यक्ष बिक्री की वस्तुओं का निरीक्षण करने वाला अधिकारी था। संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का प्रमुख था। और पतनाध्यक्ष बंदरगाहों का प्रमुख था। कई बार आरएएस और कंपटीशन एग्जाम में ये सवाल आया है कि मौर्य काल का प्रमुख उद्योग क्या था। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वस्त्र उद्योग मौर्य काल का प्रमुख उद्योग था। इसके अलावा खनन भी मौर्य काल में बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार और राज्य की आय का साधन था। कर्मांतिक नामक जो अधिकारी था वह राज्य के उद्योग धंधों का हेड था। एक प्रकार से ये उद्योग सचिव था। आकाराध्यक्ष खान विभाग का प्रमुख, जिसे हम वर्तमान में खान सचिव की संज्ञा दे सकते हैं। इसके अलावा चर्म उद्योग, बढ़ईगिरी का उद्योग, आभूषण उद्योग, कृषि उपकरण बनाने का उद्योग आदि अनेक प्रकार के उद्योग धंधे इस काल में प्रचलन में थे। तो हम देखते हैं मौर्य काल में व्यापार और उद्योग धंधे काफ़ी अच्छी अवस्था में या उन्नति की ओर थे। शेष आर्थिक व्यवस्था का जो शेष बिंदु है वो हम
दूसरे वीडियो में हम देखेंगे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।